पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तब क्या होता है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब प्रतिरोधक पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यह हमारे पास एक बैटरी है, यह इसका धनात्मक टर्मिनल और यह इसका ऋणात्मक टर्मिनल है, और इस तरह से ये हमारे आदर्श चालक तार हैं। अब यहां से हमारे पास ये दो शाखाएं आ जाती हैं, और यह तो हमारा पहला प्रतिरोधक है और इस तरह से यह हमारा दूसरा प्रतिरोधक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस पहले प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वह R1 है और इस दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 है। और आप जानते होंगे कि हम यहाँ पर यह मानते हैं कि धारा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। हालांकि असल में तो इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहे होते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं यह चीज आपको बार बार बताऊं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हम जो चीज मान रहे हैं उसके विपरीत क्या हो रहा है। पिछली वीडियो में हमने यह कहा था कि जब हमारे पास उपकरण या किसी प्रकार के घटक श्रेणी क्रम में होते हैं तब उनमें से प्रवाहित होने वाली धारा नियत होती है। अब चलिए देखते हैं कि इस परिपथ में क्या हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, और क्यों ना आइए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बारे में ही सोचें। तो इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक दी गई दर से प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद अब इलेक्ट्रॉनों के पास दो विकल्प होते हैं, या तो ये इस ऊपर वाले मार्ग से जाएं या ये इस नीचे वाले मार्ग से जाएं। तो अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो यह समझ पाएंगे कि इस शाखा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है और इस शाखा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें इस शाखा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मिल जाएगा, और उसके बाद इन दोनों शाखाओं से जो इलेक्ट्रॉन हैं वे आपस में मिल जाएंगे और इस शाखा से प्रवाहित होने लग जाएंगे। अगर हम इसके बारे में जैसे हम इसे मानते हैं उस हिसाब से सोचें तो चलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वह I1 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी दी गई दर से प्रवाहित हो रहे होंगे, तभी यह हमें धारा I1 मिल रही है। तो यह धारा यहाँ पर इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि इन दोनों शाखाओं में जो प्रतिरोध हैं वे एक समान हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों शाखाओं में इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से गति कर सकते हैं यदि ये क्षमताएं आपस में समान हैं। अब क्योंकि धारा की दिशा इस तरफ है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे मान रहे हैं कि धनावेश जो हैं वे गति कर रहे हैं, या उन्हें हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि धनावेश तो गति नहीं करते हैं, असल में इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण प्रवाह हो रहा है, तो देखिए अगर ये दोनों प्रतिरोध आपस में बराबर हैं तो जो धनावेश हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह इन दोनों शाखाओं में बराबर बट जाएगा। और उसके बाद देखिए यह प्रवाह यहाँ से फिर से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और जितनी यह धारा यहाँ पर I1 थी यहाँ पर भी हमें धारा I1 ही मिलेगी। तो इसे हम दर्शा लेते हैं, यहाँ पर भी यह धारा I1 ही है। तो अब इन शाखाओं में जो धाराएं जा रही हैं अगर हम वे ज्ञात करना चाहें तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर तो धारा I2 जा रही है और यहाँ पर धारा I3 जा रही है। तो अब देखिए आप उचित तरीके से जल के पाइपों के द्वारा यह कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो धारा जा रही होगी जो कि इन दोनों शाखाओं में विभाजित हो रही हैं, अगर हम उन दोनों का योग करें तो हमें वह धारा मिल जाएगी जो जा रही है असल में, यानी कि I1 जो है वह I2 प्लस I3 के बराबर आना चाहिए। इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये धाराएं जो है I2 और I3 ये आपस में पुनः मिल जाती हैं और यह धारा I1 आ जाती है। तो इन दोनों का योग इस धारा I1 के बराबर आएगा। अगर हम उदाहरण से इसे समझें तो मान लीजिए कि किसी सेकंड यह धारा जो है वह 5 कूलाम प्रति सेकंड है। तो I2 तो 5 कूलाम प्रति सेकंड है, और किसी सेकंड यह धारा I3 6 कूलाम प्रति सेकंड है। तो देखिए अब जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलेंगी तो उस समय जो है यहाँ पर जो धारा आने वाली है वह कितनी होगी, वह होगी 5 + 6 यानी कि 11 कूलाम प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो धारा है वह इस धारा और इस धारा का योग है। अब हम एक चीज और जानते हैं कि आदर्श तारों के अनुदिश वोल्टाएं नियत होती हैं। तो अगर हम इसे यहाँ पर बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये जितना भी मैंने नीला भाग बनाया है इन पर जो सभी वोल्टाएं हैं वे समान होगी, क्योंकि यह एक आदर्श चालक है और आप इसे एक तरह से इस बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के विस्तारित क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हम इस बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल का भी विस्तारित क्षेत्र बना सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से पीले रंग से दर्शा दिया है, और जितना भी यह पीला भाग है यहाँ पर वोल्टाएं एकदम समान आने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य जो वोल्टा में अंतर है, या कह सकते हैं विभवांतर है, उसे हम V कह देते हैं। और इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य जो वोल्टा में अंतर होगा, ठीक वही वोल्टा में अंतर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य आने वाला है, और वही वोल्टा में अंतर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य भी आने वाला है। तो अब देखिए अगर हम इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार मान लेते हैं कि यह जो पूरा निकाय है
यह एक बक्से की तरह है जिसके पास कोई प्रतिरोध है और इसके प्रतिरोध को हम कुल प्रतिरोध कह देते हैं। तो अब देखिए इस पूरे निकाय में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसे हम कैसे लिख सकते हैं। वह हो जाएगी यहाँ पर जो कुल वोल्टता है वह V है बट्टा जो इसके लिए कुल प्रतिरोध है वह लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, हमें बस इतना पता है कि यहाँ पर कुल प्रतिरोध रखा हुआ है जो कि RT है। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो कुल धारा है वह V बट्टा RT आ जाएगी और यह किसके बराबर आने वाली है, तो यह धारा बराबर होगी इस प्रतिरोधक R1 में से प्रवाहित होने वाली धारा प्लस प्रतिरोधक R2 में से प्रवाहित होने वाली धारा। तो अगर हम सबसे पहले R1 में से प्रवाहित होने वाली धारा लिखना चाहें जो कि यहाँ पर I3 है, तो I3 हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर जो वोल्टता में अंतर है वह पता है और हमें इसके लिए प्रतिरोध भी पता है, तो हम यह धारा लिख सकते हैं। देखिए ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर I गुणा R होता है। तो अगर हम धारा लिखना चाहें यानी कि I लिखना चाहें तो वह V बट्टा R के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो वोल्टता में अंतर है यानी कि जो विभवांतर है, या कह सकते हैं कि इस प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर है वह क्या होगा, वह वही विभवांतर होगा जो कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर था यानी कि V के बराबर। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वोल्टता में अंतर V है और इसका जो प्रतिरोध है वह R1 है। तो देखिए इसके लिए यह जो धारा I3 है यह आ जाएगी V बट्टा R1 प्लस अब हम इस प्रतिरोधक R2 में से प्रवाहित होने वाली धारा लिखेंगे यानी कि I2 लिखेंगे। तो इसके लिए जो वोल्टता में अंतर है इस प्रतिरोधक के सिरों पर वह उतना ही आने वाला है जितना इन दोनों बिंदुओं के मध्य वोल्टता में अंतर है यानी कि V के बराबर यह आ जाएगा। तो यहाँ पर भी विभवांतर V है और इसके लिए प्रतिरोध R2 है। तो अगर हम यह धारा लिखेंगे यानी कि I2 लिखेंगे तो यह V बटा R2 आ जाएगी। अब दोनों पक्षों में V तो समान है, तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम V से भाग लगा सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा 1 बट्टा जो कुल प्रतिरोध RT है बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। अब आप यह सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक और प्रतिरोधक होता जिसका प्रतिरोध R3 होता तो उस स्थिति में क्या होता, कुछ नहीं होता, बस हम यहाँ पर प्लस 1 बट्टा R3 कर देते। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसी प्रकार अगर हमारे पास R4 होता तो हम 1 बट्टा R4 जोड़ देते, Rn होता तो ऐसे ही 1 बट्टा Rn जोड़ देते। यानी जितने भी यहाँ पर प्रतिरोधक आते जाएंगे हम उनके प्रतिरोधों का व्युत्क्रम करके यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमने जितनी बात की है उसके उपयोग से क्या हम एक सवाल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सवाल करना हमेशा थ्योरी से बढ़िया रहता है और उससे हमें अभ्यास भी हो जाता है और आप यह समझ भी पाएंगे कि इनमें जो सवाल हैं उनमें बस हमें सामान्य गणित का ही उपयोग करना रहता है। परिपथ संबंधित सवालों में ज्यादातर यही होता है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक 16 वोल्ट की बैटरी है, यह धनात्मक टर्मिनल है, यह ऋणात्मक टर्मिनल है। और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार हम परिपथों को उसी तरह से बनाएं। हालांकि यह अच्छी बात है कि आप मुश्किल परिपथों को बना पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का परिपथ भी बना सकते हैं। देखिए यह ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास पहला प्रतिरोधक है और यहाँ से देखिए यह दूसरा प्रतिरोधक है और इस प्रकार से एक लूप सा बन रहा है और उसके बाद यह कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यह मैंने जो अजीब सा दिखने वाला परिपथ बनाया है यह आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, यह बस मैंने ही आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने जिस पहले परिपथ की बात की थी, यानी इस वीडियो की शुरुआत में हमने जो परिपथ बनाया था यह उस परिपथ के समान ही है। तो देखिए बस अंतर इतना ही है कि हम यहाँ पर कुछ प्रतिरोध मान लेने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह प्रतिरोधक जो है इसका प्रतिरोध है 20 ओम और यहाँ पर यह जो प्रतिरोध है यह हम मान लेते हैं कि यह 5 ओम है। तो अब मैं पता करना चाहता हूं कि इस निकाय में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। उसके लिए पहले चलिए हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जब हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा तो हम ओम के नियम का उपयोग करते हुए यहाँ पर धारा का पता भी लगा सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि हम यह माना करते हैं कि धारा यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है। तो अब जरा सोचिए कि हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। हमने पहले ही इसके लिए जो सूत्र है वह लिख लिया था, हमने सिद्ध कर लिया था कि 1 बट्टा जो तुल्य प्रतिरोध है वह बराबर होता है 1 बट्टा यह प्रतिरोध यानी कि 20 ओम प्लस 1 बट्टा यह प्रतिरोध यानी कि 5 ओम। तो अब देखिए 1 बट्टा आर, तो मैं बार बार इसे RT नहीं लिखूंगा, 1 बट्टा आर लिख लिया है, जहां पर आर हमारा तुल्य प्रतिरोध है, बराबर हमें यहाँ पर देखिए अगर हम इसे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन रूप में लेकर आ जाएं तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो 1 बट्टा 20 प्लस 1 बट्टा 5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम 4 बट्टा 20 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4। तो अब देखिए यह बन जाएगा 1 बट्टा आर बराबर 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो 5 बट्टा 20 और 5 बट्टा 20 होता है 1 बट्टा 4 के बराबर। तो यदि 1 बट्टा आर 1 बट्टा 4 के बराबर है, इसका मतलब जो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है यानी आर है वह हमें 4 ओम के बराबर मिल जाएगा। तो अब हम इस विचित्र से परिपथ को एक बार वापस से बना सकते हैं और इसे ऐसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो तुल्य प्रतिरोध है वह 4 ओम आ गया है
और यह बैटरी जो है यह 16 वोल्ट की है। तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस पूरी चीज को यहाँ पर एक 4 ओम के प्रतिरोधक के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी इन दोनों प्रतिरोधकों को हटाकर यहाँ पर केवल एक प्रतिरोधक लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध 4 ओम का है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर यह 16 वोल्ट की बैटरी है और धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे। तो ओम का नियम कहता है V बराबर I गुणा R होता है। तो यहाँ पर जो विभवांतर है यानी कि बैटरी की जो वोल्टता है वह 16 वोल्ट है। तो 16 बराबर धारा गुणा यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है वह 4 ओम है। तो गुणा 4 करेंगे तो इससे हमें जो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है वह 16/4 यानी कि 4 एम्पियर मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ पर कुछ रोचक चीजें करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस शाखा में जो प्रवाहित धारा है वह I1 है और इस शाखा में प्रवाहित धारा I2 है, तो अब अगर हमें ये धाराएं ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर I1 ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिए यह I1 इस 20 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित हो रही है और इस 20 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर है वह हम जानते हैं 16 वोल्ट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो वोल्टता में अंतर है वह इस बैटरी के लिए जो वोल्टता में अंतर है उसके बराबर ही आएगा। तो यह भी 16 वोल्ट होगा और इसका जो प्रतिरोध है वह 20 ओम है। तो अगर हम यह धारा I1 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो विभवांतर है वह तो हमें पता है 16 वोल्ट है। तो जो I1 है वह आ जाएगी 16 वोल्ट बट्टा 20 ओम, यानी 16/20 होता है 4/5 के बराबर। तो यह I1 हमें मिलेगी 4/5 एम्पियर। अब इसी तरह अगर हम यह धारा I2 ज्ञात करना चाहते हैं तो वापस से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वह 16 वोल्ट के बराबर ही आएगा। तो हमें पता है कि इस 5 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर 16 वोल्ट है और इसका प्रतिरोध 5 ओम है। तो अगर हम यह धारा I2 लिखना चाहें तो यह आ जाएगी 16 वोल्ट बटा 5 ओम। तो 16/5 इसे हम लिख सकते हैं 3 सहित 1/5 एम्पियर। तो यह धारा I2 आ चुकी है। और अब हम यह भी ध्यान दे पा रहे हैं कि ज्यादातर धारा तो इस शाखा में से प्रवाहित हो रही है और वह तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह कम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। और देखिए यहाँ इस शाखा में से प्रवाहित होने वाली धारा कम है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि 20 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली जो धारा I1 है वह तो 0.8 एम्पियर है और यहाँ पर 5 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा जो है वह 3.2 एम्पियर है। और अगर हम यहाँ से इन दोनों धाराओं को आपस में जोड़ देते हैं यानी 0.8 एम्पियर और 3.2 एम्पियर को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यह हमें 4 एम्पियर मिलता है। और यह चीज काफी हद तक अर्थपूर्ण भी है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों धाराएं जब मिलेंगी और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होंगी तो यह जो धारा है हमें यहाँ पर 4 एम्पियर ही मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको यह सामान्य समझ मिली होगी कि जब प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हुए होते हैं तब उनका क्या होता है। मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में।